हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारे दिमाग में ये सवाल एक ना एक बार जरूर आता है कि आखिर इस पृथ्वी के अंदर क्या है। हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर तो रह रहे हैं, तो पृथ्वी के बीच में आखिर है क्या? पृथ्वी के केंद्र में क्या है आखिर? पृथ्वी के नीचे पूरी तरह से ठोस है या पूरी तरह से लिक्विड है? क्या कोई इस पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाया है या नहीं? अगर हम लोग यहां से क्या हम लोग यहां से पूरा पृथ्वी के इस छोर तक निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में एक बार जरूर से जरूर आते हैं। लेकिन आपकी जानकारी कितना बता देते हैं कि आज तक पृथ्वी के केंद्र तक कोई नहीं पहुंच पाया। पृथ्वी के केंद्र तक तो दूर की बात है, हम पृथ्वी के आधा दूर तक भी नहीं पहुंच पाए। हम लोग मात्र जा भी पाए तो मात्र 12 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं, वो भी खुदाई करके। उसके बाद कोई भी मशीन, हमारे पास इतना ज्यादा उन्नत किस्म के मशीन नहीं है कि उसके नीचे तक जा पाए कोई। तो वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदर की जानकारी कैसे पता चली कि पृथ्वी के अंदर आखिर है तो है क्या? अगर ये सारे सवाल का जवाब आपके दिमाग में भी आते हैं तो आइए इस चैप्टर क्लास 11 जियोग्राफी का चैप्टर 3 के माध्यम से हम लोग सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का द स्टडी ठिकाना पे। इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर में जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के जो स्रोत हैं, कि पृथ्वी के अंदर जाए बिना पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर के बारे में हमको इतनी सारी जानकारियां आखिर कैसे मिली। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या, ये जानकारी साइंटिस्ट लोग आखिर कहाँ से दिए, इसके बारे में प्रत्यक्ष स्रोत भी है और अप्रत्यक्ष स्रोत है। वो प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत जो हम लोग को दिखता है, जो हम लोग सामने से देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमको दिखता नहीं है भले ही, ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स जो हमको दिखता नहीं है, बस उस सोर्सेस वजह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ऐसा ऐसा नीचे होगा। भूकंप भूकंप जो है वो हमें पृथ्वी की जानकारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देता है। ठीक है, भूकंप सबसे सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में एकलौता एक सोर्सेस हमारे पास है जो अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंपीय तरंगे, भूकंप से रिलेटेड जितने भी तरंग है जो इतना तबाही मचाता है, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे रिलीज होता है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। भूकंप आता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो 3 भागों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ज्वालामुखी कैसे आता है, ज्वालामुखी कहाँ से आता है, पृथ्वी के किस छोर से जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, और वो हमें किस किस तरह की जानकारियां देता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी एक अंडे के आकार का है ना, बॉयल अंडा। कौन सा अंडा? बॉयल अंडा। हम सभी बॉयल अंडा खाते हैं। बॉयल अंडा में क्या होता है, ऊपरी वाला छिलका सफेद सफेद जो होता है उसको हटाते हैं हम लोग, छिलका को हटाते हैं। ठीक है, तो वो छिलका को हम लोग समझ लेंगे क्रस्ट। बाहरी पार्ट जिसको हम लोग हटा देते हैं उसको समझ लेंगे क्रस्ट। और जब बाहरी पार्ट हटाते हैं छिलका को तो बीच में एक व्हाइट भाग निकलता है। ठीक है, तो उस भाग को बोलते हैं हम लोग मेंटल। और जो बीच वाला भाग है, जो पीला भाग है, वो है तो हमारा कोर। तो पृथ्वी के जो 3 परतों में बांटा है उसको हम समझने के लिए अंडा एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल था कि जो ऊपरी पार्ट होता है, जो क्रस्ट छिट के हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, और जो व्हाइट वाला भाग है वो है तो आपका मेंटल, और जो सबसे बीच वाला भाग है, जो पीला भाग है, ठीक है, जो जिम वाले लोग नहीं खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वसा होता है, वो है आपका कोर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को पूरा। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के स्रोत। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कितना है, 6370 किलोमीटर। कहीं कहीं 6378 किलोमीटर भी लिखा रहता है, मतलब लगभग, क्योंकि हम लोग गए नहीं नीचे, हम लोग टेप इंचेस नापे नहीं है, बस अनुमान लगाएं। तो आगे पीछे डाटा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स लगभग डाटा हमारे पास इतना है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, मतलब ऊपर से लेके बीचों बीच तक, ऊपर से लेके बीचों बीच तक, ये हमारा है 6370 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का अनुमान लगाना बिल्कुल क्या है, असंभव है, क्योंकि इतना नीचे कोई आज तक नहीं जा पाया। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कुछ प्रत्यक्ष स्रोत हैं और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। कौन से प्रत्यक्ष स्रोत हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे सतही शैलें, ठीक है, जो भी हमारे पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, धरती के ऊपर जो सैल मौजूद है, जो चट्टाने मौजूद है, उससे हमको कुछ जानकारी प्राप्त होता है। खनन, जब माइनिंग करते हैं, जब खुदाई करते हैं, जमीन के अंदर कोई कोयला खुदाई होता है, सोना को खोदने के लिए नीचे जाता है, ठीक है, या खुद से
एग्जामिन करने के लिए नीचे खोदते हैं हम लोग उससे, और कुछ तो ज्वालामुखी उद्गार से पता चल जाता है। जब लावा निकलता है, ठीक है, जब लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, उस मैग्मा को जब हम लोग लैब के अंदर ले जाते हैं तो उससे पता चलता है कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो लावा पृथ्वी के बहुत ही अंदर से निकल रहा है, इससे हमको पता चलता है। तो ये सारे प्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे उल्कापिंड, जब पृथ्वी में जब टकराता है बहुत सारे पिंड अचानक, है ना, ब्रह्मांड से कोई अपने आप पत्थर आ गया या कोई चट्टान आ गया, वो अपने आप टकरा गया, तो वो उल्कापिंड, उससे हमको पता चल जाता है। और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पृथ्वी के नीचे गुरुत्वाकर्षण कैसा है, ठीक है, ये हमको बताता है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से है, और भूकंपीय गतिविधियां, जब सिस्मिक एक्टिविटी होता है, जब भूकंप आता है तो वो जो भूकंपीय तरंगे हमको बताती हैं। तो ये सारे चीज अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत चट्टान, ज्वालामुखी और खुदाई, ये 3 चीज प्रत्यक्ष स्रोत है। और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, सिस्मिक एक्टिविटी, क्योंकि सब चीज को हम लोग देख नहीं पाते ना, इसलिए ये क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रत्यक्ष स्रोत सतही चट्टान। पृथ्वी के सतह पर जो उपलब्ध ठोस चट्टाने हैं, वो उसका जो बनावट है, उसका जो रासायनिक संगठन है, जो खनिज जो है मौजूद, जो चट्टान जो मौजूद है पृथ्वी के ऊपर, उसका जो रासायनिक संगठन है, जिस हिसाब से बना है, ठीक है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी इसी तरह का चट्टाने मौजूद होगा, इसी तरह का बनावट मौजूद होगा। तो ये हमारा जो चट्टान है, इससे हम लोग ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले सकते हैं। खनन करके वैज्ञानिक जो है खदानों की सहायता से पृथ्वी के ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान लगभग 3-4 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जब सोना निकालता है तो 3-4 किलोमीटर बहुत ज्यादा गड्ढा करता है वहां पे, ठीक है। तो उस गड्ढा करने से जो जानकारी हमें मिलता है कि नीचे जाने से क्या हो रहा है, प्रेशर या दबाव बढ़ रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारा जानकारी हमको पता चल जाता है। या जब खुदाई करते हैं तो वहाँ का बनावट कैसा है पृथ्वी के अंदर, अगर 3-4 किलोमीटर में अगर इस तरह होगा तो हो सकता है नीचे भी ऐसा ही होगा, है ना। तो खनन से भी हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर आखिर क्या है। वैज्ञानिकों ने भी नीचे की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया था कि रूस का कोला क्षेत्र में सबसे गहरा ड्रिलिंग किया था। कितना? 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर पूरा डीप, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जा पाया। वैज्ञानिक लोग भी उससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाए थे, क्योंकि वहां के बाद हमारी जो मशीनें हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो काम करना बंद कर दिया था। तो मात्र 12 किलोमीटर ही हम लोग, टोटल कितना है, टोटल है हमारा 6370 किलोमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें मात्र हम लोग 12 किलोमीटर, छोटा सा एक, ठीक है। कैसे हम लोग खुदाई से, तो हम लोग खुदाई से हम लोग के पास ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। ज्यादा जो स्रोत हमारे पास मौजूद है वो अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। एक और प्रत्यक्ष स्रोत था आपका ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी जब लावा फटता है, जो लावा फटता है तो पृथ्वी के वो बहुत ही नीचे से, पृथ्वी का बहुत ही नीचे से वो लावा निकल रहा है। तो वो लावा को लैब में ले जाके वो किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से नहीं बना है, कैसे बना है, वो सारा चीज़ हमको इससे पता चलता है कि अच्छा पृथ्वी के अंदर लावा है, मतलब पृथ्वी के अंदर मैग्मा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इससे ये पता चला। लेकिन ये भी तो हो सकता है अगर पृथ्वी के अंदर लावा है, मैग्मा है, तो फिर हम लोग तो फ्लोट करना चाहिए, हम लोग को तैरना चाहिए था। क्या हम लोग तैरते हैं क्या? क्या चट्टानें इधर उधर घसक रही है क्या? हम लोग फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं क्या? जैसे अगर पानी के ऊपर कुछ रख दो, ठीक है, कोई टेबल रख दो या कोई लकड़ी का पट्टा रख दो, ठीक है, तो तैरने लगेंगे नहीं। तो अगर नीचे लावा मौजूद है लिक्विड अवस्था में, तो हम लोग अभी फ्लोट करना चाहिए, लेकिन हम लोग फ्लोट करते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये लावा कहाँ से निकल रहा है, ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ जानकारी हमको ज्वालामुखी उद्गार से भी पता चलता है। ज्वालामुखी जब फटता है, जो लावा निकलता है, तो उससे भी हमको कुछ है ना, जो राख आता है, जो सतह पे आता है, उसको जब हम लोग लेबोरेटरी में ले जाते हैं, परीक्षण करते हैं, तो इससे नीचे की भाग का संरचना, उसका रासायनिक संगठन, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग पता चल जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में इतना ही था। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या था? प्रत्यक्ष स्रोत में सतही सेल जो भी है, जो सतह पे जो चट्टाने मौजूद है, उसका जिस तरह से बनावट होगा, तो हम लोग भी एजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी ऐसा ही बनावट हुआ होगा। तो इससे हमको थोड़ा जानकारी मिलता है। दूसरा जानकारी हमको प्राप्त हो जाता है इससे, माइनिंग करके। जब हम लोग खुदाई करते हैं पृथ्वी के अंदर जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो ड्रिलिंग करने से पता चलता है, जैसे कोयला, सोना, ये सब जो हम लोग निकालते हैं, है ना, तो उससे जो जानकारियां प्राप्त होती है कि नीचे जैसे 12-15 किलोमीटर नीचे चले गए, 15 तो बहुत दूर हो गया, 15 नहीं जा पाए हम लोग, हाईएस्ट 12 किलोमीटर ही जा पाए, ठीक है। तो जब 12 किलोमीटर गए, ठीक है, तो देखें कि किस तरह से बनावट होगा, है ना। उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी बनावट हो सकता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। और पृथ्वी के नीचे जाने के बाद हमको बहुत कुछ जानकारी मिली कि जैसे तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है ना, ये सारा कुछ हमको खनन से पता चलता है। और कुछ जो जानकारियां हैं वो हमको ज्वालामुखी उद्गार से पता चल जाता है। वोल्केनो इरप्शन जब होता है, जब पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है ना, ये जब लावा निकलता है, इस लावा को हम लोग लैब में ले जाते हैं, इससे हमको पता चल जाता है कि ये लावा किस चीज़ से मिलकर बना है, कौन सा धातु से मिलकर बना है। तो जो धातु से ये मिलकर बना होगा, पृथ्वी के अंदर भी
वैसा ही टाइप का धातु होगा तो वो तो होता होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग तापमान देखेंगे, दबाव देखेंगे, घनत्व देखेंगे, ये सारा चीज देखेंगे। क्या चीज? कि गहराई जैसे जैसे गहरा होते जाएंगे, जैसे जैसे गहराई में हम चलते जाते हैं, तो इससे हमको ये पता चला था कि हर 32 मीटर के गहरा नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हर 32 मीटर गहरा जाने पर क्या होते जाता है? बढ़ जाता है। जैसे 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है हमको कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होगा वो अत्यधिक गर्म होगा। हर 32 मीटर पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 6370 मीटर नहीं, किलोमीटर, ठीक है, इतना अगर नीचे जाएंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इससे हमको पता चलता है कि नीचे जाने पर तापमान क्या होता है यार, बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा जब नीचे बहुत ज्यादा तापमान होगा। ठीक है, तो इस तापमान से, इस अप्रत्यक्ष स्रोत से हमको ये पता चल जाता है कि पृथ्वी के नीचे बहुत अधिक तापमान है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो नीचे जाने पर सब कुछ पिघल जाना चाहिए था, सब कुछ पिघला हुआ अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ते हैं दबाव में कि जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो चट्टानों के भारी वजन के कारण केंद्र की ओर बढ़ने पर दबाव भी बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं तो पृथ्वी का जो लेयर है, मतलब अगर हम लोग यहाँ जा रहे हैं पृथ्वी केंद्र तक अगर पहुंचेंगे तो इतना जो वजन था, ये जो लेयर वाला जो वजन है ये भी तो बढ़ते जा रहा है। मतलब नीचे जाने पर क्या होते जा रहा है? दबाव भी बढ़ते जा रहा है। अगर दबाव बढ़ते जा रहा है तो वहां के चट्टानों को पिघलाने के लिए तापमान भी बहुत अधिक चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, मान लो एक पेज को आपको जलाना है, तो एक पेज जलाने के लिए जो उष्मा चाहिए, ठीक है, एक थोड़ा सा उष्मा जला तुरंत जल जाएगा, लेकिन वही एक इतना मोटा किताब रख दो फिर उसको जलाओ, क्या उतना ही उष्मा से उजल जाएगा पूरा क्या और तुरंत जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। मतलब कि जैसे जैसे दबाव हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे जैसे हम लोग दबाव बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उस चीज को पिघलाने के लिए भी उतना अधिक उष्मा चाहिए। ठीक है, मतलब कि तापमान बढ़ सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा है नीचे जाने पे, तापमान के साथ साथ दबाव भी बढ़ते जा रहा है। तो जितना अधिक दबाव बढ़ते जा रहा है उतना अधिक उष्मा भी चाहिए। इसलिए सब कुछ पिघला हुआ अवस्था में हमको नीचे नहीं मिलता है, क्योंकि दबाव बहुत अधिक है, और उतना दबाव को पिघलाने के लिए उतना बहुत अधिक उष्मा भी चाहिए, जो इतना इनफ नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग लोहा, एक मान लो एक छोटा सा एल्यूमिनियम वायर को जलाओ, ठीक है, पिघल जाएगा, लेकिन वही एल्यूमिनियम वायर इतना मोटा कर दो, ठीक है, इतना मोटा एल्यूमिनियम वायर तुम पिघलाओ, क्या तुरंत पिघल जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि घनत्व तो बढ़ गया ना इसके बीच में। तो जितना घनत्व तो बढ़ेगा, जितना दबाव बढ़ेगा, तापमान भी क्या होना चाहिए उसको पिघलाने के लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से चट्टानों के भारी वजन के कारण केंद्र के बढ़ने पर दबाव क्या होता जाता है? बढ़ते जाता है। तो जिसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे जाने अप्रत्यक्ष स्रोत में हम देखें तापमान और दबाव कि हर 32 डिग्री सेल्सियस जाने पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जा रहा है तो इससे हमको ये पता चला कि पृथ्वी के नीचे बहुत अधिक तापमान होगा। ठीक है, दूसरा चीज कि दबाव भी तो बढ़ रहा है। अगर तापमान बहुत अधिक है तो पिघला अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ पिघला अवस्था में नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? दबाव बहुत ज्यादा है। जैसे नीचे चलते जाएंगे तो ऊपर का दबाव क्या है? बढ़ते जा रहा है, और जितना अधिक दबाव रहेगा उतना अधिक तापमान चाहिए उसको पिघलाने के लिए, इसलिए नीचे पिघला अवस्था में सब कुछ नहीं है। इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत जो हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। बाकी आप वीडियो बने रहिए। हम लोग शुरुआत में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे वो सारा क्वेश्चन आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।